नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है अंतर्वस्तु विश्लेषण। अंग्रेजी में इसको कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों में बहुतायत से किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण वास्तव में सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसकी उपादेयता की संचार के विभिन्न साधनों के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर पत्रकारों द्वारा सर्वप्रथम इस पद्धति को प्रयुक्त किया गया है जिसमें राजनीति, अपराध, विवाह विच्छेद व क्रीड़ा आदि विषयों से संबंधित विषय वस्तु के विश्लेषण किए गए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इस प्रविधि का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जिसमें विषय से संबंधित तथ्यों को गुणात्मक अथवा मात्रात्मक रूप में निश्चित श्रेणियों में विकसित भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे व्यक्तित्व मापन के लिए रोडसा स्याही धब्बों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रयोज्य को एक एक करके 10 चित्र दिखाए जाते हैं। इन चित्रों में वह विभिन्न वस्तुओं, मानव, पशुओं आदि के चित्र देखता है और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। उस प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी समस्या, द्वंद्व आदि का अनुमान भी हम लोग लगा सकते हैं। संक्षेप में इसी को अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार किन्हीं व्यक्तियों की डायरियों, लेखों, पत्रों व रचना आदि को आधार मानकर उसका विषय वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण अनेक प्रकार की अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम संचार के अवयव का अध्ययन करेंगे। किसी भी संचार के निम्न प्रकार से 6 अवयव होते हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा है प्रवाह पथ, चौथा है संग्राहक और पांचवा प्रभाव और छठा है उद्देश्य। पहला है प्रेषक, जो व्यक्ति संचार करता है। दूसरा है संदेश, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभूतियों और उद्देश्यों आदि को प्रकट करता है। तीसरा है प्रवाह पथ, अर्थात संदेश को किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है। चौथा है संग्राहक, मतलब संदेश को ग्रहण करने वाला। और पांचवा है प्रभाव, जिसके ऊपर संदेश का प्रभाव पड़ता है। और अंतिम है छठा उद्देश्य। इसका मतलब है पूरे संचार का उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का अर्थ और परिभाषाओं का। सबसे पहले जो नाम आता है वो है कैप्लान के अनुसार। वह कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित व मात्रात्मक रूप में व्याख्या करती है। दूसरा राइटर है यंग के अनुसार। वह कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों की विषय वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है।
इन सभी उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति समाचार पत्रों, उपन्यासों, भाषणों आदि संचार माध्यमों की विषय वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और परिमाणात्मक वर्णन करती है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इनका संबंध भाषागत अभिव्यक्तियों और संचार के साधनों द्वारा प्राप्त विषय वस्तु से होता है, और इसे एक विश्वसनीय प्रक्रिया के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणात्मकता के स्थान पर परिमाणात्मकता को महत्व दिया जाता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इस पद्धति की 6 विशेषताएं बताई गई है। पहला है, इसका संबंध मूलतः संचार वाहनों के प्रभाव से है, और दूसरा है, यह मात्रात्मक होती है। तीसरा है कि यह वस्तुनिष्ठ होती है, और फोर्थ, यह व्यवस्थित होती है। पांचवा बिंदु है, यह भाषा के अर्थ और वाक्य विन्यास के आयामों पर ही प्रयुक्त होती है, और छठा बिंदु है, इसका प्रयोग सामाजिक सामान्यीकरणों के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे अंतर वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। इन सभी का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है प्रवृत्तियों का वर्णन। अंतर वस्तु विश्लेषण विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा संचार सामग्री में प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु की प्रकृति और परिवर्तन का वर्णन भी किया जाता है, और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर एक ही व्यवस्था का निरंतर काफी समय तक प्रयोग किया जाए तो कुछ नए तथ्यों के सामने आने की भी संभावना होती है, और इस प्रकार की जानकारी इस अंतर वस्तु विश्लेषण द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है, और इस विधि का प्रयोग आज की संचार वस्तु माध्यम को समझने में भी विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। दूसरा बिंदु है उत्कृष्ट रचनाओं की खोज। अंतर वस्तु विश्लेषण के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित सामग्री में से उत्कृष्ट रचनाओं को खोजा जा सकता है। इसका उदाहरण फ्रांस, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भौतिक शास्त्र के विकास का विश्लेषण इस विधि द्वारा करने पर कुछ नवीन तथ्यों को जानकारी सामने आई है। उससे आगे के विकास को आधार भी मिला है, और इस विधि के द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्रों की उत्कृष्ट रचनाएं सामने आती है, तथा उसका लाभ ज्ञान के विकास करने में भी देखा जा सकता है। तीसरा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय भिन्नताओं की अभिव्यक्ति। इस विधि द्वारा संचार माध्यमों में विद्यमान अंतरराष्ट्रीय भिन्नताओं को विश्लेषित करके स्पष्ट किया जा सकता है। सभी संचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि में कौन कौन से समाचार आते हैं, उनका लोगों पर क्या प्रभाव है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की विश्व के स्तर पर कैसी व्याख्या की जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अंतर वस्तु विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करके विभिन्न राष्ट्रों की भिन्नताओं को स्पष्ट भी किया जा सकता है। इसका चौथा बिंदु है संचार माध्यमों की तुलना। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न संचार के माध्यम अलग अलग जन समूहों को भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित और आकर्षित करते हैं। ये माध्यम समान नियमों को भिन्न भिन्न रूपों एवं अर्थों में प्रकट करते हैं। अंतर वस्तु विश्लेषण के द्वारा ही संचार वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव है, जो कि इस विधि की विशेषता कहलाती है। पांचवी विशेषता है संचार सामग्री की लेखा परीक्षा। इस विधि का प्रयोग संचारकर्ता के उद्देश्य तथा सिद्धांतों के अंतर्गत संचार सामग्री में त्रुटिपूर्ण वर्णन तथा अन्य त्रुटियों को ठीक किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे इस विधि की विशेषता बताते हुए
संचार सामग्री की लेखा परीक्षा नाम दिया है। यह सत्य है कि सभी संचार माध्यमों का कोई न कोई उद्देश्य होता है या उद्देश्यों का समूह होता है, और ये उद्देश्य स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकते हैं। इन सत्यताओं को हम इस विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका छठी विशेषता है संचार स्तर का निर्माण एवं क्रियान्वयन। इस विधि द्वारा संचारों का वर्णन किया जाता है कि वे किस संचार के स्तर के हैं। उनके स्तर में सुधार करके भविष्य में संचार के क्रियान्वयन को सुगम बनाया जाता है। इसके द्वारा विश्लेषित सामग्री की अन्य सामग्रियों से तुलना भी की जाती है। संचार में सुधार लाने में यह विधि विशेष सहायता करती है। तो इस सब इसकी परिभाषाएं जो है विशेषताओं के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात अब हम अंतर वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। इसका पहला बिंदु है, इसका प्रमुख उद्देश्य प्रचार की श्रेणियों को ज्ञात करना है। अंतर वस्तु विश्लेषण का अर्थ सामान्यतया प्रचार माध्यमों का विश्लेषण करना लगाया जाता है। इस विधि द्वारा अधिकतर अध्ययन प्रचार विश्लेषण के ही होते हैं। इस विधि द्वारा प्रचार के स्तर निर्धारित भी किए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है, इस विधि का उद्देश्य अभिलेखित वास्तविक घटनाओं को ऐसे संख्यात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करना है जिनके साथ परिमाणात्मक रूप से सामग्री को प्रस्तुत किया जा सकता है और सामाजिक ज्ञान का विकास भी किया जा सकता है। इस विधि का उद्देश्य अंतर वस्तु का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाए कि पुनरुत्पादन योग्य विषयात्मक आंकड़ों की उत्पत्ति संभव हो सके तथा वे परिमापन एवं परिमाणात्मक विश्लेषण के प्रति संवेदनशील भी हो सके। इस पद्धति का उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को इस प्रकार से संख्यात्मक तथ्यों में परिवर्तित करना है कि जिससे वे वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सके और उनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समूहों के संबंध में भी नियम बनाने या सामान्यीकरण करने में सहायता मिल सके। इसका पांचवा उद्देश्य है, अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य निम्न प्रश्नों के उत्तर देना भी होता है, जैसे साहित्य के दृष्टिकोण से लेख किस प्रकार परस्पर भिन्न है, कौन सा लेखन कार्य कब लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया अथवा लेखक कौन था। इस विधि का उद्देश्य भाषा एवं साहित्य के प्रतिमानों में अंतर करना है। प्रतिमानों में विभेद करने के लिए इस विधि का निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों से उपयोग किया जाता है। पहला संपूर्ण भाषा, दूसरा विभिन्न समयों में प्रतिमान, तीसरा बातचीत के प्रकार और चौथा स्वयं लेखक। बिंदु है, अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य श्रोतागणों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर खोजना होता है। यह क्षेत्र निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला है, समुदाय की जनसंख्या की मनोवृत्तियों, हितों एवं मूल्यों को प्रतिबिंबित करना है। दूसरा है, ध्यान केंद्र को स्पष्ट करना है। और तीसरा है, संचार माध्यमों में मनोवृत्तियों और व्यावहारिक प्रत्युत्तरों का वर्णन भी करना है। तो इस प्रकार हमने आज इन सब बातों का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।